ओके, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट वाली बातें कर लेते हैं कि अंडाशय जो होते हैं वो स्त्रियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? और एक जोड़ी होते हैं अंडाशय। कितने होते हैं? एक जोड़ी। ठीक है, अंडाशय एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट में होता है और एक राइट में। अच्छा, अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक, हर महीने हर अंडाशय से अंडाणु रिलीज होते हैं। ठीक है, ये अंडाणु रिलीज होने का जो काम होता है ये प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है। और जो उगोनिया जो बनते हैं, ये जो उगोनिया है, ये एक आश्चर्य वाली बात है। ये उगोनिया बनते कब है? तो किसी स्त्री में ये उगोनिया कब बनेंगे? यानी आंसर, किसी भी स्त्री के अंदर ये उगोनिया बनते कब हैं? कौन सा टाइम होता है कि उसमें बने? 10 साल की एज में बनते हैं, 12 साल की एज में बनते हैं, 14 साल की एज में बनते हैं, 12 साल की एज में किशोरावस्था आ जाती है। ओके, लेकिन आपका आंसर गलत है। ये उगोनिया पता है कब बनते हैं? जब कोई स्त्री अपनी माँ के पेट में रहती है, यानी बेबी के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में अपनी माँ के पेट में रहती है, उसी टाइम उसके अंदर उगोनिया बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कब बनना स्टार्ट हो जाते हैं? जब वो भ्रूण अवस्था में रहती है तभी उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं? उगोनिया बनने लगे। लेकिन ये डिवीजन स्टॉप हो जाता है, उसके बाद में ये बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो कौन सी एज में आती है? 12 मानते हैं, 14, एक्चुअल में 14 साल की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है इन फीमेल्स। किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। अच्छा, यहां पर हम कुछ बातें करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। कितनी होती है? 28 डेज की, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 28। उसके 14 डेज पर, कौन से डेज पे? 14वें दिन पर। कौन से दिन पर? 14वें दिन पर अंडाणु जो होता है अंडाशय से बाहर आ जाता है, और अंडाणु अंडाशय से बाहर आकर फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में जाकर एम्पुला में जाके रुक जाएगा। कहाँ पर जाके रुक जाएगा? एम्पुला में। फिर यदि निषेचन हो जाता है तो ठीक है, और निषेचन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी। यानी निषेचन हो जाता है तो एम्ब्रियो बन जाता है और रोपण की प्रक्रिया हो जाती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भ को बाहर नहीं निकलने देता, वो मेंटेन कर लेता है गर्भ को। और ये कब तक निकलता रहता है? 9 महीने तक। कब तक? कौन निकालता है? कार्पस लूटियम। कौन निकालता है? कार्पस लूटियम। लेकिन कुछ टाइम बाद में कौन निकालता है? प्लेसेंटा। कौन निकालता है? प्लेसेंटा। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर ओवरी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो ओवरी है वो एक जोड़ी होती है संख्या में। कितनी होती है? साइज बड़ी छोटी होती है इसकी। ठीक है, जैसे 2 से 4 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। इसकी विड्थ जो होती है वो कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटाई जो होती है वो 1 सेंटीमीटर। बस सेंटीमीटर कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। बस इतनी होती है इसकी लंबाई चौड़ाई। तो बहुत छोटी होती हैं ओवरी। ठीक है, फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस चालू रहती है। ठीक है, ओवरी की अगर हम बात करें तो इसका पूरा जो भाग होता है, अंदर का जो पूरा भाग होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? ओवरी का जो आंतरिक भाग है उसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। यहाँ पर जो स्ट्रोमा जो होता है वो 2 भागों में बटा रहता है। एक तो मेडुला, बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मेडुला। और परिधीय वाले भाग को कहेंगे हम कॉर्टेक्स। क्लियर? बात क्लियर? पहले तो आप यही याद रखो। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि ओवरी का जो आंतरिक भाग है, अंडाशय का जो आंतरिक भाग है उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो होता है वो
दो भागों में बटा रहता है। परिधीय भाग क्या कहलाएगा? कोर्टेक्स या वल्कूट, हिंदी में आप कहते हो तो वल्कूट, और यदि इंग्लिश में आप कहते हो तो कोर्टेक्स। क्या कहोगे? और बीच वाला जो भाग उसको मेडुला कहेंगे। क्या कहेंगे? अब इस मेडुला के अंदर क्या जा रहे हैं? देखो ओवरी है, ओवरी है, ठीक है, तो इसको ब्लड सप्लाई तो चाहिए ना, क्योंकि ओवरी के अंदर यदि ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यदि ब्लड सप्लाई स्टॉप कर दी जाए ओवरी के अंदर तो क्या होगा? ओवरी निष्क्रिय हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे, उसके अंदर जितनी भी पुट्टक कोशिकाएं वो मरना स्टार्ट हो जाएंगी और अंडाणु बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई चालू होना चाहिए। तो ब्लड सप्लाई दो तरीके से जाएगा। कैसे? सीरा और धमनी के जरिए। अगर ब्लड जाता है तो जो ब्लड के अंदर जो अपशिष्ट डाला जाता है वो बाहर भी निकलता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ सीरा और धमनियाँ दिखाई हैं दो अलग अलग कलर से, ठीक है। इसके अलावा नर्वस टिश्यू भी होते हैं इसके अंदर, ऐसी बात नहीं है, न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक। हाँ, ये सीरा और धमनी दिखा रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस स्टार्ट रहती हैं, जो जटिल प्रक्रियाएं इसकी जो चलती रहती हैं वो कौन से भाग में चलती हैं। तो देखने से पता लग रहा है इसकी जटिल प्रक्रियाएं कौन से भाग में रहती हैं? कोर्टेक्स भाग में रहती हैं, वल्कुट भाग में इसकी जटिल प्रक्रियाएं चलती हैं। और ये जो होता है वो चारों तरफ से एक लेयर से ढका रहता है, चारों तरफ से एक लेयर से ढका रहता है। इस लेयर को आप कहते हो जनन उपकला। ऐसी जनन उपकला आपको वर्षण में भी देखने के लिए मिलेगी। तो जनन उपकला की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो सारी द्विगुणित होती हैं। कैसी होती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। और जनन उपकला के नीचे एक अल्प विकसित लेयर और पाई जाती है जिसको आप क्या बोलते हो? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलते हो? क्लियर? ये मिजोवेरियम नामक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे दिखा रखी है, मिजोवेरियम नामक जो स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ये मिजोवेरियम जो होता है ये इसकी जो गर्भाशय की जो लिगामेंट होते हैं, गर्भाशय के लिगामेंट होते हैं उनसे जुड़ा रहता है, उनसे जुड़ा रहता है और जुड़कर आगे ओवरी को जोड़ता है। तो गर्भाशय के लिगामेंट से ये जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? गर्भाशय के लिगामेंट से, ये मिजोवेरियम, ठीक। क्लियर? बात यहां से स्टार्ट करते हैं, बात यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जनन उपकला है। जनन उपकला की सारी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? द्विगुणित। कहीं पर भी अगुणित कोशिका आपको नहीं मिलेगी, सारी कैसी होती हैं? द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं। तो हम एक से ही समझा देते हैं, बाकी आप चाहे कहीं से भी समझा दो, सेम प्रोसेस रहेगी चारों तरफ, लेकिन मान लो हम एक से समझा रहे हैं। ये द्विगुणित कोशिका ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट रहेगी गुणन प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था का नाम से ही पता लग रहा है। अरे गुणन प्रावस्था का तो नाम से ही पता लग रहा है, क्या होगा? मल्टीपल चीजें डबल बढ़ती जाएंगी, ठीक है। 2 से 4, 4 से 8 सेल की संख्या बढ़ती जाएगी। तो लगातार समसूत्री विभाजन चलते रहते हैं इसमें। समसूत्री विभाजन चलेंगे जिसके फलस्वरूप जितनी भी कोशिकाएं बनेगी उनको हम क्या कह देंगे? उगोनिया। क्या कह देंगे? ठीक है, बात समझ में आ गई। आपसे प्रश्न किया जाए कि उगोनिया कैसे बनते हैं तो आप क्या बताओगे? जनन उपकला की द्विगुणित कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? उगोनिया कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक। ये उगोनिया कोशिकाएं जो होती हैं ये एक ग्रुप में अरेंज हो जाती हैं। उगोनिया सेल्स क्या होती हैं? एक ग्रुप के अंदर अरेंज हो जाती हैं, और अरेंज होने की इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एग नेस्ट। क्या कहते हैं? एग नेस्ट। मैंने लिखा नहीं इसको, ठीक है, जगह मेरे को कम लग रही है यहाँ पर, तो वैसे आप याद रख लेना। इस ग्रुप को आप क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ उगोनिया सेल इज कॉल्ड एग नेस्ट। क्या कहलाएगा? उगोनिया कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? एग नेस्ट। क्या कहेंगे?
क्लियर बात, समझ में आ गई। अब यहां पर आगे क्या हो रहा है, अब कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अंदर कि प्राथमिक पुट्टक बनेगा, द्वितीयक पुट्टक बनेगा, तृतीयक पुट्टक बनेगा, ग्राफियन पुट्टिका बनेगी, कार्पस लूटियम बनेगा, कार्पस एल्बिकेंस बनेगा। आपको पहले तो इन नाम को याद रखना है, प्राथमिक पुट्टक, द्वितीयक पुट्टक, तृतीयक पुट्टक, ग्राफियन पुट्टक, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस। कितनी हो गई, 5 हो गई क्या? कौन कौन से? प्राथमिक, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस। ठीक, अब देखो आगे। ठीक है, यहां पर ये उगोनिया सेल गुच्छे में आ गई। इनमें से एक सेल, सिर्फ एक सेल वर्दी अवस्था में चली जाएगी। कौन सी अवस्था में? अब ये जो सेल रहेगी ये वर्दी अवस्था में जैसे ही जाती है तो यहाँ पे सेल डिवीजन बंद हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ वर्दी अवस्था में चली जाएगी। इनमें से एक सेल पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में डबल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो गई है। और जो शेष कोशिकाएं उगोनिया सेल है इसके चारों तरफ एक स्तरीय लेयर बना लेगी, एक स्तरीय परत बना लेगी। समझ में आ गई बात? शेष उगोनिया कोशिका इस जो बड़ी सेल हुई है उसके चारों तरफ एक स्तरीय परत बना लेती है। ये जो परत बनाती है, अब इनको उगोनिया सेल ने कह के हम क्या कहेंगे? पुट्टक कोशिका। क्या कहेंगे? और ये जो बीच वाली जो सेल बड़ी हो गई, अभी आप इसको क्या कर रहे थे? सभी को उगोनिया। अब जो जैसे इसमें से एक बड़ी हो जाती तो आप उसको क्या कर दोगे? प्राथमिक ऊसाइट। क्या कर दोगे? बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, जितना बनाने में कॉम्प्लिकेटेड है उतना समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो उगोनिया सेल जब बन जाती हैं तो उन उगोनिया सेल के अंदर एक सेल इज इंक्रीज इन साइज। ठीक, अपनी साइज के अंदर क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। और जो शेष कोशिकाएं जो होती है उस बड़ी हुई कोशिका के चारों तरफ एक स्तरीय लेयर बना लेती है, सिर्फ एक स्तरीय लेयर बना लेती है। जो स्तर में बनाती है उनको हम क्या कहेंगे? पुट्टक कोशिका। और जो बड़ी हुई उसको हम क्या कहेंगे? प्राथमिक ऊसाइट। समझ में आ गई बात? क्लियर? प्राथमिक ऊसाइट और पुट्टक कोशिका, इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पुट्टक। क्या कहेंगे? प्राथमिक पुट्टक। ठीक है, क्लियर? तो पहली स्ट्रक्चर हमारी बन गई, प्राथमिक पुट्टक बन गया। प्राथमिक पुट्टक कैसे बनेगा? उगोनिया सेल है, उनमें से एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, सेल शेष जो कोशिकाएं हैं उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, एक स्तरीय परत बना लेती है। इस पूरी संरचना को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक पुट्टक। ठीक है, अब प्राथमिक पुट्टक धीरे धीरे द्वितीयक पुट्टक में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? अब द्वितीयक पुट्टक के अंदर वो कैसे बदल रहा है? ये जो सेल है चारों तरफ, ये पुट्टक कोशिकाएं, इनमें वापस से समसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाएगा, वापस से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो ये जो थी एक स्तरीय थी अब बहुस्तरीय हो जाएंगी। 2 लेयर बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं, 4 लेयर बन सकती है, तो बहुस्तरीय लेयर हो जाएगी। इस बहुस्तरीय लेयर को हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या कहेंगे? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा किसे कहेंगे? पहले तो सिंगल लेयर थी, अब उसने वापस से विभाजन किया, जिसके फलस्वरूप लेयर जो है डबल हो गई, और इंक्रीज हो सकती है, 3 लेयर बना सकती है, 4 लेयर बना सकती है। इस पूरी स्ट्रक्चर को हम, लेयर वाली स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या कहेंगे? अब ये स्ट्रोमा जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे ये स्ट्रोमा जो है ये धीरे धीरे इसकी तरफ जाने लगेगा और इसको चारों तरफ से कवर कर देगा, और जैसे इसको कवर कर देगा एक नई लेयर बना लेगा इसके चारों तरफ, उसको हम क्या कहेंगे? थीका। क्या कहेंगे? क्लियर? और बीच में आपका वही क्या है? प्राथमिक ऊसाइट। थीका प्लस प्राथमिक ऊसाइट प्लस
मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, तीनों मिलकर बना लेती हैं द्वितीयक पुटक। समझ में आ गई? प्राथमिक oocyte प्लस पुटक कोशिका मिलकर बनाती है प्राथमिक पुटक, याद रखो ऐसे। और द्वितीयक पुटक कैसे बनता है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा प्लस प्राथमिक oocyte प्लस थीका मिलकर क्या बना लेते हैं? द्वितीयक पुटक। समझ में आ गई बात? क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? ओके। अब तृतीयक पुटक के अंदर ज्यादा चेंजेस आते हैं, चेंजेस ज्यादा रहेंगे, परिवर्तन ज्यादा आ जाते हैं, तृतीयक पुटक बनता है। तृतीयक पुटक में क्या होता है कि ये जो प्राथमिक oocyte है इसमें अब हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अब बोलना नहीं, समसूत्री नहीं बोलना, अब अर्धसूत्री बोलना आपको। देखो पता लग रहा है 2n है, 2n से n बन रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं लिखने को सब सही लिख देते हैं, डायग्राम भी सही बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 2n करके आ जाते हैं, यहाँ पे भी 2n करके आ जाते हैं, यहाँ पे भी 2n करके आ जाते हैं, तो ये उनका गलत हो जाता है, ऑब्वियसली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो आप 2n को किस में चेंज कर दोगे? n में। अर्धसूत्री विभाजन में तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। कैसी हो जाती है? ठीक है। यहां पर सबसे पहले हुआ अर्धसूत्री विभाजन किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन किस में हुआ? बोलो। द्वितीयक पुटक बोलो। हाँ रवीना, पीछे से जल्दी बोलो। अरे प्राथमिक oocyte में, द्वितीयक पुटक में कहाँ हो रहा है? पूरे में। किस में हो रहा है? समझ में आ रही है बात? प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप एक नहीं 2 सेल बनी। कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी। एक सेल जो है उसको आप क्या कहोगे? द्वितीयक oocyte। और दूसरी सेल भी एक छोटी सी यहां पर बनती है, ऐसे मान लो, ठीक है। ये भी n ही रहती है। कैसी रहती है? n। कैसी रहती है? अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 सेल बनती है, दोनों क्या बनती है? n बनती है। आधी आधी तो बनेंगी गुणसूत्रों वाली। इस दूसरी सेल को क्या कहेंगे हम? ध्रुवीय काय। क्या कहेंगे? ठीक है। इसका काम नहीं रहता, ये निष्क्रिय हो जाता है या नष्ट हो जाती है, या आगे जाके ध्रुवीय सेल ही बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय सेल और ये बन गया आपका द्वितीयक oocyte। अब आगे क्या होगा? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा तथा द्वितीयक oocyte के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। क्या प्रारंभ हो जाएगा? प्रतिकर्षण आप जानते हो, प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? चीजें दूर चली जाती हैं, आपस में दूर दूर चली गई, प्रतिकर्षण हो रहा है। और आकर्षण का मतलब पास पास है। तो यहां पर द्वितीयक oocyte तथा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे प्रतिकर्षण प्रारंभ होता है तो बीच में खाली जगह बन जाएगी। इस खाली जगह को आप क्या कहोगे? एंट्रम गुहा। क्या कहेंगे? एंट्रम गुहा, ठीक। और ये पूरा सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक oocyte है, सारा अलग हो जाएगा, लेकिन ये एक जगह इससे जुड़ा रहेगा। जिस जगह ये इससे जुड़ा रहता है उसको आप कहते हो डिस्कस पॉलीजीरस। क्या कहते हो? डिस्कस पॉलीजीरस। तो डिस्कस पॉलीजीरस प्रियांशु क्या होता है? डिस्कस पॉलीजीरस। सामने देख, डिस्कस पॉलीजीरस क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte है, द्वितीयक oocyte है, और द्वितीयक oocyte और मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के मध्य प्रतिकर्षण प्रारंभ हो गया। अब वो चारों तरफ से उससे हट गई, लेकिन एक जगह उससे जुड़ी हुई है। कौन? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कौन? समझ में आ गई बात? चारों तरफ से तो उससे हट गई, लेकिन एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर के रूप में उससे जुड़ी हुई है अभी भी। जहां जुड़ी हुई है उसको आप क्या कहोगे? शीघ्र यहाँ पे जो थीका हो वो भी 2 भागों में बढ़ जाता है। थीका
एक्सटर्नी तथा थीका एंटरनी किस किस में बढ़ जाता है? एक तो बाहर की लेयर ये बन गई, एक अंदर की ये बन गई, थीका एक्सटर्नी तथा थीका एंटरनी। क्लियर? वापस से देखो, तृतीयक पुटक के अंदर क्या क्या होता है? नंबर 1 द्वितीयक ऊसाइट, नंबर 2 एंट्रम गुहा, नंबर 3 डिस्कस पॉलीजीरस, नंबर 4 थीका एक्सटर्नी, नंबर 5 थीका एंटरनी। ये सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती हैं? तृतीयक पुटक। क्या बनाती हैं? तृतीयक पुटक। ठीक है, तृतीयक पुटक अब चेंज हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ग्राफियन पुटक। क्या कहेंगे? ग्राफियन पुटक। ग्राफियन पुटक कैसे बनेगा? कोई चेंजेस ज्यादा नहीं हो रहे यहां पर। ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, द्वितीयक ऊसाइट है, ये अपने चारों ओर एक लेयर बना लेता है, कठोर लेयर बना लेता है। इस लेयर को आप क्या कहते हो? जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हो? जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, बाकी चीजें वो की वही है। जोना पेल्यूसिडा जैसे ही बन जाएगा, तृतीयक पुटक बनने के बाद जैसे ही जोना पेल्यूसिडा बन जाएगा, तो ये जो तृतीयक पुटक है वो किस में चेंज हो जाएगा? ग्राफियन पुटक में। किस में चेंज हो जाएगा? ग्राफियन पुटक में। ये ग्राफियन पुटक बन गई। यहां तक काम कंप्लीट, यहां तक काम कंप्लीट। क्लियर? अब नई प्रोसेस स्टार्ट। अब क्या होता है, जो एलएच हार्मोन होता है, कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14वें दिन पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एमसी के 14वें दिन पर, कौन से दिन पर? अपनी चरम सीमा में चला जाता है। कहां चला जाता है? चरम सीमा में, और एकदम हाई हो जाता है। जैसे ही हाई हो जाता है, इस कारण एलएच के बढ़े हुए स्तर को, जैसे ही एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, जैसे ही एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, इस बात को हम कहते हैं एलएच सर्ज। क्या कहते हैं? रवीना, एलएच सर्ज किसे कहते हैं? जोर से बोल, ध्यान दे सामने। एलएच हार्मोन के बढ़े हुए स्तर को हम क्या कहते हैं? एलएच सर्ज। क्या कहते हैं? कब होता है ये काम? 14 डेज पर। कब होता है? 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है नॉर्मल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? अब नॉर्मल कंडीशन का कुछ नहीं कहेंगे। अब नॉर्मल कंडीशन में 30 दिन की भी चली जा सकती है, 32 दिन की भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ऋतुस्राव चलता है वो 3 से 5 दिन का चलता है, जब फीमेल्स के अंदर ब्लड सीक्रेट होता है। लेकिन कह नहीं सकते, अब नॉर्मल कंडीशन में ये ज़्यादा भी चले जाते हैं, जैसे 8 दिन भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं? नॉर्मल कंडीशन के अंदर 14 डेज पर एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये और ये अकेला काम नहीं करता है, इसमें पीयूष ग्रंथि काम करवाती है। इससे कौन काम करवाती है? वैसे ओवरी एक प्रकार की ग्रंथि है, लेकिन पीयूष ग्रंथि बिना तो ये भी काम नहीं करती। और आपको पता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जब तक वो अपने हार्मोन रिलीज नहीं करती, वो जब तक फीडबैक नहीं देती है, तब तक कोई भी ग्लैंड्स अपना काम नहीं कर सकती। वो जैसे अपने फीडबैक देगी, उसी अकॉर्डिंग ग्लैंड्स काम करेंगी बॉडी की। तो ये भी एक ग्रंथि है, तो इसको सिग्नल चाहिए किससे? पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि जब अपना सिग्नल दे देती है, तो एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। एलएच हार्मोन का लेवल जैसे ही बढ़ता है, वैसे ही डिस्कस पॉलीजीरस टूट जाता है। कौन टूट जाएगा? और एंट्रम गुहा जो है, इसके अंदर भरा हुआ तरल इस पर दबाव डालने लग जाएगा। किसके ऊपर? किस पर दबाव डालेगा? सेकेंडरी ऊसाइट पर। किस पे? अब कोई चीज पे दबाव डाला जा रहा है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ऐसी कंडीशन में ये ग्राफियन पुट्टिका को फाड़ देगी।
क्लियर, बात समझ में आई। ऐसी कंडीशन में ग्राफियन पुट्टिका फट जाएगी। जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका फटती है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है बाहर आ जाएगा, और पहले ग्राफियन पुट्टिका, उसके बाद में ये ओवरी को भी तोड़ देता है। ठीक है, जैसे ही ओवरी को तोड़ के बाहर आ जाएगा तो ये जो पुट्टक कोशिकाएं हैं, पहले से ये सारी पुट्टक कोशिकाएं तो हैं, ये इसके चारों तरफ एक लेयर और बना लेती है। इसको आप क्या कहते हो? कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हो? कोरोना रेडिएटा। और आप इसको कहोगे द्वितीयक oocyte। क्या कहोगे? द्वितीयक oocyte। क्लियर, ठीक, बात समझ में आ गई। द्वितीयक oocyte बाहर निकल जाता है। अब ये द्वितीयक oocyte बाहर निकल गया, अब ये द्वितीयक oocyte जाएगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, और किसके आने का इंतजार करेगा? शुक्राणु के आने का इंतजार। यदि शुक्राणु आ जाते हैं तो ये उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। यदि शुक्राणु आ जाते हैं तो ये उसके साथ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर शुक्राणु नहीं आते हैं तो क्या होगा? शुक्राणु नहीं आते हैं तो क्या होगा? ये नष्ट हो जाएगा। साथ साथ गर्भाशय की दीवारें जो बनती हैं, थिकिंग होती हैं, वो भी टूटने स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में योनि मार्ग से ये जो टिश्यू हैं वो ब्लड के साथ बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी। क्या कहा जाता है? ये 3 से 5 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? अच्छा, अब हम बात करते हैं एक प्रजननशील स्त्री में गर्भधारण का परिचायक क्या है? सिंबल क्या है? दैट शी इज प्रेग्नेंट। वी विल से दैट शी इज प्रेग्नेंट। हम क्या कह सकें कि वो प्रेग्नेंट है। तो एक प्रजननशील स्त्री में गर्भधारण का परिचायक क्या है? परिचायक सिंबल बता रहा हूं ना आपको, संकेत। एक प्रजननशील स्त्री में गर्भधारण का परिचायक क्या है? एनीवे, नहीं पता? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें बंद हो जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें बंद हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे? शी इज प्रेग्नेंट। शी इज प्रेग्नेंट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो अभी भी ये जो ग्राफियन पुट्टिका है ना, फट गई, ये अभी भी काम करेंगी अपना। मतलब ग्राफियन पुट्टिका तो ये कह रही है कि मैं मरते मरते भी और काम करके जाऊंगी, तो ये और बढ़िया काम करके जा रही है। ये क्या कर रही है? ये जैसे ही बाहर निकल जाता है तो ये पीले रंग की कोशिका में चेंज हो जाती है, और उसको हम क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? अभी आपसे ये पूछा जाए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई, क्यों बंद हो जाती है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल? सिर्फ इसकी वजह से। जो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल किसकी वजह से बंद हो जाती है? कार्पस। क्योंकि ये भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने लग जाता है। किसको रिलीज करने लग जाता है? और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भाशय की दीवार को टूटने नहीं देता किसी भी हालत में, वैसा का वैसा बना के रखता है, वैसा का वैसा बना के रखता है। इसको आप पीतपिंड भी कह सकते हो, ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ जाता है हिंदी में भी। पीतपिंड, कार्पस लूटियम का दूसरा नाम क्या है? पीतपिंड। लिख लो, नोट कर लेना कहीं पे, पीतपिंड भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये अगले मतलब जितने दिन की गर्भावधि होती है वहां तक ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा, लेकिन ये पूरे टाइम नहीं करेगा। ये बाकी का टाइम प्लेसेंटा जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। प्लेसेंटा बनने लग जाता है ना बाद में, जैसे ही एम्ब्रियो जो कोरक पुट्टी उसमें आ जाती है, गर्भाशय में आ जाती है, तो प्लेसेंटा बनने लग जाता है। ठीक है, अगर निषेचन हो जाता है तो ये काम यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। निषेचन हो जाता है तो बात यहीं तक स्टॉप हो जाएगी।
और निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस, और कार्पस एल्बिकेंस का कोई काम नहीं होता। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, एक प्रश्न करता हूं आपसे। यदि किसी स्त्री में निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद पीत पिंड निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? निषेचन के बाद मतलब उसके अंदर गर्भ लग गया और अब उसका पीत पिंड निष्क्रिय हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, कोई उसने दवाइयाँ ज़्यादा यूज कर ली। ऐसी कंडीशन में देखो, प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसका बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है प्रेग्नेंट लेडी का। एक्चुअल में उसको यहाँ तक आप ये देख लो, सर दर्द की मेडिसिन भी नहीं दी जाती, क्योंकि सर दर्द की मेडिसिन भी उसके हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकती है। क्या कर सकती है? और उसके हार्मोन में यदि थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो मिसकैरेज होने का खतरा बना रहता है। तो पीत पिंड यदि निष्क्रिय हो गया तो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना वो क्या कर देगा? बंद कर देगा। और प्रोजेस्टेरोन जैसे रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं आएगी, लेकिन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना बंद हो गया तो गर्भाशय की दीवारें ढीली पड़ जाएंगी और ऐसी कंडीशन में वो एम्ब्रियो को छोड़ देंगे। और ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? मिसकैरेज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। समझ में आ गई? ये प्रश्न मैंने उनको वहां दिया था, तो कुछ ने सही किया था, कुछ ने नहीं किया था। ठीक है, यही यदि पीत पिंड निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? क्लियर? हाँ, नहीं आप तो जवाब दे रहे हो, बढ़िया बात है। ठीक है, हाँ ये चैप्टर हो गया उनका। एनीवे अपना ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ओके, अब आपको लिखना है इसको। ठीक